नमस्कार। आज हम फिजिक्स को शुरुआत से देखेंगे। फिजिक्स, ये फिजिक्स यह ग्रीक भाषा का शब्द है और वह ग्रीक भाषा था फ्यूसिस। और यही फ्यूसिस आगे चलकर कन्वर्ट हो गया फिजिक्स में। यही आगे चलकर किस में कन्वर्ट हुआ? फिजिक्स में। देखिए, तो ग्रीक डिक्शनरी में फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। फ्यूसिस का अर्थ नेचर होता है। नेचर का मतलब प्रकृति। तो फिजिक्स कहते किसे? फिजिक्स कहते किसे? तो देखिए, फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो जब आप प्राकृतिक घटनाओं को जो है विस्तार पूर्वक पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, समझिएगा, तो उसमें 4 चरण में हम पहले देखते हैं। तो पहला चरण जब हम समझते हैं तो देखते हैं कि इस प्रकृति की घटना का जो है प्रेक्षण करना। इस प्रकृति की घटना को प्रेक्षण करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे प्रकृति घटना, कौन कौन सी प्रकृति घटना? सूर्य क्यों चमकता है, समुद्र नीला क्यों होता है, हवा चलता क्यों है, ये सारी क्या है? एक प्राकृतिक घटना है, प्रकृति में होने वाली ये सब घटना। जब हम प्रकृति की घटना को प्रेक्षण कर लेते हैं तब हम देखते हैं घटना। तब हम घटना का अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, घटना का अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाना। फिर हम तीसरा स्टेप में करते हैं, ये जो घटना है, ये घटना की जांच करते हैं, आखिर ये क्यों हुआ। घटना की जांच करते हैं, आखिर ये घटना हुआ तो हुआ क्यों। फिर जब हम इस घटना का जब जांच कर लेते हैं तो लास्ट में हम देखते हैं इस घटना का निष्कर्ष निकलता है। इस प्रकृति की जो घटना है, इस घटना का निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष, जब आप पहले प्रकृति की घटना को प्रेक्षण करते हैं, फिर इस घटना का अनुमान लगाते हैं, फिर इस घटना का जांच करते हैं, अब तब ना आता है घटना का निष्कर्ष। जब इस घटना का निष्कर्ष आप निकाल लेते हैं तो वही आपका असली ज्ञान होता है, जिसे आप विज्ञान भी कह सकते हैं। लेकिन ये सब तब कर पाएंगे जब आपको किसके बारे में पता होगा? मापन के बारे में पता होगा, मेजरमेंट के बारे में पता होगा। मेजरमेंट के बारे में, मापन के बारे में पता होगा। बिना आप मापन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो बिना मापन के आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए जो है साइंस में आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप कोई भी चीज को मापने जाइएगा तो कैसे मापिएगा? तो बिना मेजरमेंट के आप कुछ कर ही नहीं सकते पूरा फिजिक्स में ही। इसीलिए जो है मेजरमेंट को विज्ञान का क्या कहा जाता है, या फिजिक्स का बैक ऑफ बर्न कहा जाता है। बैक ऑफ बर्न मतलब रीढ़ की हड्डी। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना आप कुछ नहीं कर पा सकते, नहीं चल सकते, नहीं फिर सकते। ठीक इसी प्रकार जो है विज्ञान में आप बिना मेजरमेंट के, बिना मापन के आप कुछ नहीं कर पा सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। आप जाइएगा खेत में, पता चलेगा किसी के खेत में गए, देखिएगा हवा क्यों चलता है। अच्छा 20 किलोमीटर का, आखिर पता तो चलेगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चलता है। तो बिना मेजरमेंट के तो आपको पता तो चलना चाहिए ना कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चल रहा है। तो बिना मेजरमेंट के आप कुछ कर ही नहीं सकते, जिस कारण हम मेजरमेंट को क्या कहते हैं? बैक ऑफ बर्न कहते हैं। बैक ऑफ बर्न, फिजिक्स का बैक ऑफ बर्न या साइंस का बैक ऑफ बर्न कहते हैं। किसको? मेजरमेंट को कहते हैं। ठीक, लेकिन मापन मेजरमेंट करेंगे तो करेंगे किसका? तो मापन जो हम करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं। वो किसका करते हैं मापन? फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं। क्वांटिटी का करते हैं मतलब कि भौतिक राशि का करते हैं। भौतिक राशि का,
जैसे उदाहरण के लिए ऊर्जा, ऊर्जा को आप मापन कर सकते हैं, कितना ऊर्जा है। उष्मा को आप मापन कर सकते हैं, जूल में मापन कर लीजिएगा। बल को आप क्या कर सकते हैं, मापन कर लीजिएगा, न्यूटन में मापन कर लीजिएगा। लेकिन आप जो खाना खाइएगा भैया, उसका जो स्वाद होगा उसका आप मापन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि वो जो स्वाद है, खाना का जो स्वाद है, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो भौतिक राशि नहीं है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नहीं है। कि हम उसका क्या कर सकते हैं, मापन तो कर ही नहीं सकते हैं, और जिसका मापन हम नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी कभी हो ही नहीं सकता। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं जरा ये देख लेते हैं। पहला होता है मूल या आधारी राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। तो मूल या आधारी राशि किसे कहते हैं, तो वैसी राशि, वैसी भौतिक राशि जिसे निकालने के लिए जो अपने आप में स्वतंत्र हो, वैसी भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, उसे हम मूल या आधारी भौतिक राशि कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि को निकालने के लिए वैसी भौतिक राशि जिसे निकालने के लिए मूल या आधारी राशि की जो है सहायता लेनी पड़ती, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये मूल या आधारी राशि जो है, भौतिक राशि, ये 7 है। इसकी कुल संख्या कितनी है, इसकी संख्या 7 है। पहला आपका लंबाई, और दूसरा है आपका द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा आपका विद्युत धारा, पांचवा आपका ज्योति तीव्रता, छठा है आपका पदार्थ की मात्रा, और आपका 7वां है ताप। 7वां है आपका ताप, टेम्परेचर। तो पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप, यही 7 जो है आपका मूल या आधारी भौतिक राशि है। उसके बाद जो है व्युत्पन्न राशि, ऐसी राशि जिसे निकालने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है, मूल या आधारी राशि की सहायता लेनी पड़ती है, जिसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे उष्मा, उष्मा निकालना है, किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, मूल या आधारी राशि का। उष्मा, ऊर्जा, बल, क्षेत्रफल, ये सारी चीजों को निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मूल या आधारी राशि की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 7 के अलावा जो भी राशि होती है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो यहां से तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है या फिर मूल राशि नहीं है, तो देख लीजिएगा कि 7 गो है, तो 7 के अलावा जो नहीं है वही है आपका आधारी राशि नहीं है। ठीक, तो जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल भी क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है L गुना B, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये L भी क्या है, लंबाई है, ये L भी तो लंबाई है ना, और B भी क्या है, B भी एक प्रकार की लंबाई है। तो बताइए क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें मूल या आधारी राशि की जरूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं ना कि भौतिक राशि को जो है 2 प्रकार में बांट सकते हैं, मूल या आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि को निकालने के लिए हमें मूल या आधारी राशि की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब हमें यह पता नहीं है कि इस भौतिक राशि को मापेंगे तो मापेंगे कैसे, आखिर कैसे मापेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो आपका यूनिट, इकाई,
और दूसरा नंबर, नंबर यानी कि संख्या। इसमें तो आप ये जानते हैं नंबर, ये संख्या, ये क्या है? तो नंबर या संख्या 1 2 3 4 5 6 6 8 7, ये सब क्या है? ये सब संख्या है। लेकिन इकाई क्या है? इकाई किसे कहते हैं? इकाई होता तो होता क्या है? तो देखिए, किसी भी चीज को मापने के लिए एक वैश्विक समुदाय ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। इसी स्टैंडर्ड को हम इकाई कहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान को हम किलो में फिक्स किया गया। द्रव्यमान को किलो में फिक्स किया गया और लंबाई को मीटर में फिक्स किया गया। मीटर में, कि लंबाई को भाई मीटर में मापोगे और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापोगे। लेकिन पूरा विश्व के सभी लोग इसमें राजी थे। लेकिन विश्व में तो बहुत, ये विश्व तो बहुत बड़ा है, लगभग 200 देश है इस विश्व में। तो इस विश्व में बहुतों सी पद्धतियां चल रही थी। अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धति चल रही थी। मात्रकों की अलग अलग सिस्टम चल रही थी, अलग अलग पद्धति थी, जिसमें 3 महत्वपूर्ण थे। जिसमें क्या थे? 3 महत्वपूर्ण थे। वो कौन कौन से थे? आइए जरा देखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति। तो देखिए, इस मात्रकों की पद्धति में तो सभी देशों में अलग अलग, बहुत बड़ा विश्व है भाई, तो सभी जगह अलग अलग अपना मापने के लिए क्या था? पद्धति थी। तो इसमें सबसे पुराना था आपका FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, या फिर ब्रिटिशस, इसी को ही ब्रिटिश, ये जो है ब्रिटिश में लागू था। ब्रिटिशस जो थे इसी को मापते थे, ब्रिटिशस सिस्टम। तो ब्रिटिशस जो थे अंग्रेजों ने जो है लंबाई को FPS, लंबाई को इसने फुट में मापा। फुट में, लंबाई को इन्होंने किस में मापा? फुट में मापा। P से पाउंड, द्रव्यमान को इसने पाउंड में मापा। और S से सेकंड, इसने समय को सेकंड में मापा। इसने लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। आज भी ये पद्धतियां कहीं कहीं चलती है। जैसे आप बाजार में जाते होइएगा तो केक लेने जब जाते होइएगा तो आपको वो जो केक देता होगा वो पाउंड में देता होगा। किस में देता होगा? पाउंड में देता होगा। तो आपने समझ लिया FPS सिस्टम को। और दूसरा पद्धति जो था वो था आपका CGS सिस्टम। इस CGS सिस्टम में जो है, इसी CGS सिस्टम को एक और नाम है मैट्रिक सिस्टम। देखिए CGS, C से आपका सेंटीमीटर, G से आपका हो गया ग्राम और S से आपका सेकंड। तो CGS सिस्टम में लंबाई को मापा इसने सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को इसने मापा ग्राम में और समय को मापा इसने सेकंड में। आज भी ये कहीं कहीं लागू है। जैसे आप शर्ट या पैंट का कपड़ा लेने के लिए जाते होइएगा तो 2 मीटर शर्ट का देता होगा और 1.20 देता होगा पैंट का। इसी का 1.20 सबका चल जाता है, मेरा भी चल जाता है 1.20 में। और 1 मीटर शायद ये इसका शर्ट का 1 मीटर। और तीसरा सिस्टम है MKS सिस्टम।
देखिए इस MKS सिस्टम में लंबाई को मापा गया मीटर में और द्रव्यमान को मापा गया किलोग्राम में और समय को मापा गया सेकंड में, समय को सेकंड। ये सब तो अलग अलग पद्धतियां बना ली, मात्रकों की जो है मापन का जो है अलग अलग सिस्टम बना लिया, इकाई का जो है मात्रकों की पद्धति अलग अलग बना ली। लेकिन इससे दिक्कत क्या होने लगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। किसी के यहाँ FPS चल रहा है, जहां जहां अंग्रेज कब्जा किए हुए था वहां चल रहा था FPS, कहीं कहीं चल रहा था CJS, कहीं कहीं चल रहा था आपका MKS। तो इससे दिक्कत क्या होता था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। जैसे यहां से कपड़ा ले जाता था MKS पद्धति में, मीटर में माप के ले जाता था, और वहीं जहां दूसरे देश में पहुंचा वह फुट में माप रहा है, ये फुट में माप रहा है, ये क्या कर रहा है समझे में नहीं आ रहा है। इसीलिए जो है इस सारी समस्याओं को जो है खत्म करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। माप तौल महासम्मेलन, एक विश्व स्तर पर जो है एक माप तौल महासम्मेलन बुलाया गया। इस माप तौल महासम्मेलन में विश्व के सारे देश शामिल हुए और कहा कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में झोलझाल हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबको दिक्कत हो रहा है। इसीलिए दुनिया के सारे देशों ने इसमें आया और भाग लिया और सभी देशों ने मिलकर एक प्रणाली बनाई जिसे हम कहते हैं SI सिस्टम। जिसे क्या कहते हैं, SI सिस्टम। STAND स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल डी सिस्टम। सारे देशों में जो है इंटरनेशनल व्यापार करने में दिक्कत होता था, जिसके लिए लाया गया SI सिस्टम। तो पूरे इसमें इस मापतोल जो था महासम्मेलन, इस मापतोल महासम्मेलन में पूरे विश्व का लोग शामिल हुए थे। 1970 में जो है 1970 फ्रांस का एक जगह है सेवरे नामक जगह पर जो है 14वीं मापतौल सम्मेलन। इस 14वीं मापतौल महासम्मेलन में जो है सारे लोगों ने भाग लिया और सभी लोगों ने मिलकर एक सिस्टम लाया, SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डी सिस्टम। इस स्टैंडर्ड डी सिस्टम में जो है सभी लोग राजी हुए। इस सिस्टम को बनाकर सारे के सारे लोग जो है राजी हुए। कब हुए थे, 1970 में इस सेवरे में बुलाया गया था 14वीं मापतौल जो है महासम्मेलन। लेकिन इसे लागू किया 1971 में, लागू हुआ। लागू कब हुआ, 1971 में। बुलाया गया 1970 में और लागू हुआ 1971 में। इसमें जो है 7 मूल भौतिक राशि दी गई। कितनी भौतिक राशि, 7 मूल भौतिक राशि दी गई। कौन कौन है जो जरा देखते हैं। सात भौतिक मूल राशि। इसका मूल मात्रक, चलिए देखिए, पहला है लंबाई, लेंथ। दूसरा द्रव्यमान। तीसरा है आपका समय। चौथा विद्युत धारा। पांचवा ताप। छठा ज्योति तीव्रता और है आपका सातवां
ज्योति तीव्रता के बाद है आपका लास्ट वाला जो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इस सब का मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक, सबका मूल मात्रक है। जैसे लंबाई, लंबाई को किस में मापा जाएगा? तो संपूर्ण जो है विश्व के लोग राजी हुए और लंबाई को कहा गया कि मीटर में मापेंगे, और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, छोटा के और जी किलोग्राम में, और समय को और आपका विद्युत धारा को मापेंगे एम्पियर में, और ये ताप है, ताप को मापते हैं हम केल्विन में, और ज्योति तीव्रता को मापते हैं हम कैंडिला में, और पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये सब कब हुआ? 1970 के जो है मापतोल सम्मेलन में, लेकिन लागू किया गया इसे 1971 में। लेकिन इसी में जो है दो संपूरक जो है बनाया गया, इसी में जो है दो संपूरक भौतिक मूल राशि को भी बनाया गया। संपूरक भौतिक राशि जो था, पहला आपका था ठोस कोण, दूसरा समतल कोण। चलिए, इसका मूल मात्रक क्या है ठोस कोण का? वो था आपका एस्टेरेडियन, एस रेडियन, और दूसरा जो है समतल कोण का प्लेन एंगल का जो था ये आपका था रेडियन में। ये दोनों चीजों का जो प्रयोग किया जाता है, ये दोनों चीज का प्रयोग किया जाता है हमें मैथ में, जो है अच्छा से जो है ये क्या कहीं कहीं जरूरी पड़ता है, फिजिक्स में पूरा का पूरा नहीं पड़ता है, लेकिन इसका जरूरी सबसे ज्यादा पड़ता है मैथ का। जैसे आप ही देख लीजिए ना, पदार्थ की मात्रा, ये फिजिक्स में कहीं कहीं काम आएगा, लेकिन इस मोल का सबसे ज्यादा जरूरी होगा आपको